नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन हुआ पूरा। आखिरी दिन 1900 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले महीने होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय गुरुवार को खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने चुनाव के मद्देनजर सभी उम्मीदवारों को अपना अपना नामांकन पत्र सौंपने के लिए 13 से 20 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया था। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू होने के बाद 3600 से अधिक उम्मीदवारों ने कुल 5102 नामांकन दाखिल किए हैं। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि अंतिम दिन ही 1900 से अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं। आपको बता दें कि अब कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 13 मई को होगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में कोर्ट के अंदर हो गई धुआंधार फायरिंग। गवाही देने आई महिला पर चली गोलियां, वकील की ड्रेस में था हमलावर। ये आपको बता दें कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में दिल दहला देने वाला एक नया मामला सामने आया, जिसने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर और पुलिस के इंतजाम पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक मामले में गवाही देने आई एक महिला पर वकील की ड्रेस पहनकर आए एक व्यक्ति ने कोर्ट रूम में ही ओपन फायरिंग करा, उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली की साकेत कोर्ट में यह महिला धोखाधड़ी के एक मामले में गवाही देने के लिए आई थी। तभी पहले से इंतजार कर रहे आरोपी ने उन पर कोर्ट परिसर में ही ओपन फायरिंग कर दी। महिला को आनंद फानन में अस्पताल लेकर जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक जिस व्यक्ति ने महिला पर फायरिंग की है वो आदतन अपराधी है और पेशे से वकील है। आपको बता दें कि उसका बार लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे असद की चैट से हो गया बड़ा खुलासा। उमेश पाल की हत्या से 5 दिन पहले वकील ने भेजी थी उसकी फोटो। ये आपको बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद की मोबाइल चैट से बड़ा खुलासा हो गया है। असद और उसके वकील की मोबाइल चैट सामने आ गई है। वकील खान 16 हनीफ ने हत्याकांड से 5 दिन पहले उमेश पाल की फोटो असद को भेजी थी। 19 फरवरी 2023 को वकील ने असद के मोबाइल पर यह फोटो भेजी। इसके ठीक 5 दिन के बाद 24 फरवरी को उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर और बम से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात 2 पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई थी। उमेश पाल 2005 में हुए विधायक राजू पाल हत्याकांड में अहम गवाह थे। इस हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे असद को भी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अतीक अहमद, अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के 2 बेटों सहयोगी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और 9 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि उमेश पाल की हत्या का आदेश अतीक अहमद ने दिया था। उस समय वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। हत्या की साजिश उसके भाई अशरफ ने बरेली जेल में बैठकर रची थी। हत्याकांड के 49वें दिन 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने झांसी में असद अहमद और एक अन्य आरोपी गुलाम का एनकाउंटर कर दिया। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने कर दिया हमला, सेना के 5 जवान हो गए शहीद। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के इस कायराना हरकत के बाद सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी खबर मिली है, जिसके मुताबिक हमले के बाद से इस इलाके में पाकिस्तान के कुल 7 आतंकी अलग अलग ग्रुप में छिपे हुए हैं। इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। सेना ने पूरे इलाके को सीज करके आतंकियों की तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन चला दिया है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद अलर्ट मोड पर आई सेना ने बाटा डोरिया क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने काफी आक्रामक सर्च ऑपरेशन चलाया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों को खोजने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही नियंत्रण रेखा के पास कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगली बड़ी खबर, जवानों की शहादत का बदला ले मोदी सरकार। पुंछ हमले पर जमकर भड़की शिवसेना, कहा बिलावल भुट्टो को ना आने दें भारत। ये आपको बता दें कि हमले का विरोध करते हुए उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर शिवसेना यूनिट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे और हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और PAFF के पुतले फूंके। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में जम्मू के रूपनगर स्थित पार्टी कार्यालय के पास शिव सैनिक एकत्रित हुए और सैनिकों ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार करा। भारतीय जवानों की शहादत का बदला लेने की वकालत करते हुए जैसे मोहम्मद के PAFF और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। साहनी ने कहा कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में भारत से 3 बार हार चुका है। साहनी ने कहा कि भारत के खिलाफ साजिशें रचते और आतंकवाद को प्रायोजित करा पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच चुका है, जहां पर खाने तक की चीजों की भारी कमी के साथ दाम आसमान छू रहे हैं। कंगाल हो चुका पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डिफॉल्टर होने की कगार पर
खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत से संबंध सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, मगर इन सब के बावजूद कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने को लेकर बाज नहीं आ रहा। साहनी ने कहा कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का घड़ा भर चुका है और अब समय आ गया है कि केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान पर जोरदार सैन्य कार्रवाई कर सबक सिखाए। साहनी ने मोदी सरकार से आग्रह किया है कि भारतीय जवानों के हत्यारे देश से आने वाले बिलावल भुट्टो को भारतीय सरजमी पर पांव रखने की इजाजत ना दी जाए। अगली बड़ी खबर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटों की भी हो सकती है हत्या। बीएसपी नेता इमरान मसूद बोले, किससे लगाएं गुहार। ये आपको बता दें कि असद अहमद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन के सरेंडर की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल शाइस्ता परवीन अब तक गिरफ्त में नहीं आई है। इस बीच अतीक अशरफ हत्याकांड को मुद्दा बनाते हुए बीएसपी नेता और पश्चिमी यूपी के कोऑर्डिनेटर इमरान मसूद ने शाइस्ता परवीन के लिए सहानुभूति जाहिर की। इतना ही नहीं, इमरान मसूद ने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के बाद शाइस्ता परवीन और उसके बेटों की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि शाइस्ता को मारना होगा तो उसे भी मार देंगे। उनके 3 बच्चे जेल में हैं, उनको भी मार डालो। आप कुछ नहीं कर सकते, आप गुहार लगाने कहां जाएंगे। बीएसपी नेता इमरान मसूद ने शाइस्ता परवीन और उसके परिवार से सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि अतीक अहमद ने तो मरने से पहले ही कह दिया था कि मिट्टी में मिला दिया है, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। अब उनके पास क्या बचा है, क्या रगड़ेंगे, किसे रगड़ेंगे और कैसे मारेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय के चुनावों में शाइस्ता परवीन को बीएसपी से टिकट मिला था। हालांकि उमेश पाल मर्डर केस के सुर्खियों में आने के बाद बीएसपी ने उनसे टिकट वापस ले लिया था। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर इमरान मसूद ने कहा कि क्या करेंगे, कोई कैंडिडेट ही नहीं होगा, कोई दिखाई ही नहीं देगा, पुलिस पीछे पीछे होगी तो पार्टी का कार्यकर्ता कहां जाएगा। बिना नेता के कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर विपक्षी दल लगातार सूबे की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि तमाम वार पलटवार आगामी नगर निकाय चुनाव में केवल वोट बैंक को साधने की रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में नहीं थमा सियासी तूफान। अब चाचा शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार पर चला बड़ा दाव, एनसीपी तोड़ेंगे अजीत पवार। ये आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी नेता शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच में तनाव की खबरें सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों दोनों पक्षों ने विवाद की खबरों को और विवाद की सुर्खियों को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कामयाब नहीं हुई है। अब घाटकोपर में होने वाली संभागीय बैठक से अजीत पवार का नाम काट दिया गया है। इसे शरद पवार के अपनी ताकत दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। मुंबई के घाटकोपर में होने वाली इस बैठक में कार्यकर्ताओं को बीजेपी और शिंदे गुट वाली सरकार की नीतियों के विरोध की घुट्टी पिलाई जाएगी। इस बैठक में एनसीपी के मुखिया शरद पवार भी होंगे, एनसीपी के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटिल, सांसद और वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल होंगे, जमानत पर चल रहे अनिल देशमुख और छगन भुजबल भी होंगे, लेकिन अजीत पवार इसमें शामिल नहीं होंगे। इस कैंप में अजीत पवार का नाम नहीं होना कई तरीके की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इसके बाद एक बड़ा सवाल जो उठा है वो ये है कि क्या चाचा शरद पवार को अब अपने भतीजे पर भरोसा नहीं है। आखिर शरद पवार भतीजे को कैंप से दूर रखकर क्या संदेश दे रहे हैं। इससे पहले अजीत पवार ने जब फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से पार्टी का झंडा हटा दिया था तो उनके बीजेपी के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। एक बार फिर से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अजीत पवार जल्द ही शिंदे गुट या फिर बीजेपी में शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे उमर की कोर्ट में आज होगी पेशी। इसी मामले में अतीक भी था आरोपी, हो सकती है बड़ी सजा। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की आज सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है। उमर इस समय लखनऊ की जेल में बंद है, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उमर को लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट, रंगदारी, जालसाजी के मामले में पेश किया जाना है। इस मामले में 7 अप्रैल को अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय हुए थे। अतीक और उमर पर जालसाजी, रंगदारी मांगने, लूट, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में आरोप तय हुए थे। दोनों पर 364A के तहत भी आरोप तय हुए थे। 364A में मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद हत्याकांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं, ये गॉडसे की औलादे हैं। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया और सांसद रहे अतीक अहमद के साथ साथ उसके भाई अशरफ अहमद की 3 हमलावरों ने हत्या कर दी। इस हत्याकांड को लेकर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं और राजनीति भी जमकर हो रही है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार बीजेपी सरकार पर हमला कर रहे हैं। मामले को लेकर अब एक बार फिर ओवैसी ने यूपी सरकार को
जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हम खुशहाल हैं, लेकिन हुक्मरानों से खुशहाल नहीं हैं, हथकड़ियों में हैं, बेड़ियों में हैं और गोली मार रहे हैं। दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के महाराज से पूछना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो पुलिस वाले थे, किसी ने अपना हथियार नहीं निकाला। ऐसा लग रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं, निकाल कर एक को तो गोली मारते, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि जो बंदूक इस्तेमाल हुई वो 8 लाख की है, 2 हो गई तो 16 लाख की हो गई। इन लोगों के घर जब मीडिया वाले गए तो एक की अम्मा झोंपड़ी में रहती है और इनके पास ये हराम की दौलत कहां से आई, ये 16 लाख का हथियार कहां से आया, ये गोलियां कहां से आई। मैंने 12 घंटे के भीतर कहा था कि ये पेशेवर हैं। AIMIM चीफ ने कहा कि पुलिस के IG विजय शंकर सिंह ने कहा कि इन्हें 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। एक और अधिकारी ने कहा कि इन्हें कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग दी गई होगी। इससे मालूम होता है कि इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। इससे मालूम होता है कि ये मारने वाले गॉडसे की नाजायज औलादे हैं, क्योंकि गॉडसे ने भी गांधी को गोली से मारा था। ये गॉडसे के वारिस हैं। अगली बड़ी खबर, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को दे डाली खुली चुनौती। कहा ममता दीदी को हराने में नाकाम रहा तो छोड़ दूंगा राजनीति। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर वो ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने में नाकाम रहे तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अपनी टिप्पणी को लेकर अदालत जाने को भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने TMC का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। अधिकारी ने एक भाषण में कहा कि अगर मैं ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में विफल रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने TMC की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द करने के लिए अमित शाह को फोन किया था तो वो इस्तीफा दे देंगी। आपको बता दें कि TMC ने एक पत्र के माध्यम से शुभेंदु अधिकारी को अपने झूठे और अपमानजनक दावों को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि अब शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि यदि मैं ममता बनर्जी को हराने में नाकाम रहा तो राजनीति छोड़ दूंगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्नाटक की जनता के लिए होंगे बड़े बड़े वादे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कई लुभावने वादे भी कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने रोजगार, बिजली, पानी, किसानों और गरीबों को आर्थिक मदद देने जैसे कई बड़े वादे किए हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी बीते दिनों कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि उनकी पार्टी कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आएगी और नई सरकार अपने चुनावी वादों को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही औपचारिक रूप से मंजूरी देगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब जल्द ही घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे जिसमें कई बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। आपका क्या मानना है, क्या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव में कुमारस्वामी का समर्थन करेंगे केसीआर, जेडीएस को बताया मित्र पार्टी। ये आपको बता दें कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता दल को समर्थन देने की घोषणा करते हुए आगामी 10 मई को होने वाले चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। बीआरएस ने जेडीएस को मित्र पार्टी बताया है। पहले बीआरएस का नाम टीआरएस था। राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के मकसद से पिछले साल दिसंबर में इस दल ने अपना नाम बदल लिया था। पार्टी का विचार था कि वो कर्नाटक में भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल केसीआर ने ऐलान कर दिया है कि वो जेडीएस को अपना खुला समर्थन देगी और अपना कोई भी उम्मीदवार कर्नाटक में नहीं उतारेंगे। आपको बता दें कि बीआरएस ने जेडीएस को खुला समर्थन देते हुए कर्नाटक में अपना उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने किसी को नहीं छोड़ा। राहुल और योगी से लेकर शाहरुख और सलमान तक सभी के ब्लू टिक हटा दिए। आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने अपनी घोषणा के मुताबिक लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट पर ब्लू टिक हटा दिए हैं, जिससे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेता शाहरुख खान समेत कई विशिष्ट हस्तियों के ब्लू टिक हटा दिए गए। आपको बता दें कि ट्विटर के नए नियमों के मुताबिक अब उनका प्लेटफॉर्म सिर्फ उन लोगों को ही ब्लू चेक मार्क देगा जो ब्लू टिक के लिए भुगतान करेंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इसका ऐलान बीते कई महीनों पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से उन अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा था कि अगर ब्लू टिक चाहिए तो उसके लिए मंथली चार्ज देना होगा, जिसके मुताबिक अब कई हस्तियों के ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। जब वो पे करेंगे तभी उन्हें ब्लू टिक मिलेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में
आएगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।